हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम है चंदन कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग से बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपना नीट का एग्ज़ाम जो है 3 मई को शेड्यूल है और हमारे पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 25 डेज ही बचे हैं। और मैं कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन 25 डेज की बायोलॉजी 10 मिनट सीरीज चला रहा हूँ, जिसका डे नंबर आज अपना 5वां है। और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ बायोलॉजी 10 मिनट सीरीज में। हमने 3-4 चैप्टर ऑलरेडी कर लिए हैं, जो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मात्र 10 to 12 मिनट्स में कंप्लीट रिवीजन करवाया है, इसलिए आप बने रहें हमारे बायोलॉजी रिवीजन 10 मिनट सीरीज में। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में बताएं। चलिए, आज मैं आपका लगभग 2 क्वेश्चंस आपके नीट के पेपर्स में आउट करके करने वाले चैप्टर को उठाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपना क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो 10 मिनट से भी कम समय में करवाने वाला हूं। इससे हर साल नेट्स में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 8 से 12 नंबर पक्के करवा देंगे। तो पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे बोलेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू WHO देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसे बोलेंगे जो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली फिट होता है, उसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर्सन बोलते हैं। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। इसमें इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसके लिए उन्होंने एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था 1951 में, जिसका नाम दिया गया था RCH। ये क्यों किया गया था? इसे सोशल गोल मान करके इससे चालू किया गया था। अब RCH प्रोग्राम में होता क्या है, चलिए देखते हैं। RCH यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के स्वरूप भी जाना जाता है, जो 1951 में लागू किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या दी जा रही थी? अवेयरनेस, फैसिलिटीज एंड सपोर्ट, जिससे एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बन सके। इसमें क्या क्या अवेयरनेस दी जाती थी? इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा गया था सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, जिसकी वजह से मिसकंसेप्शन दूर हो, मिथ दूर हो। और इसके द्वारा और दिया जाता था हम पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड के द्वारा अवेयरनेस दी जाती थी। ऑडियो विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज आदि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अवेयरनेस के लिए यूज की गई। अब हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन में देखते हैं तो इसमें आ जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्या ज्ञान होना चाहिए, एल्डोसेंस रिलेटेड चेंज एंड सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिकल्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, जैसे STD, एड्स वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती थी। सबसे ज़्यादा एजुकेटिंग पीपल पर ध्यान दिया गया था, जैसे बर्थ कंट्रोल का ऑप्शन हो सके, ब्रेस्ट फीडिंग हो, इक्वल मेल एंड फीमेल को अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिससे फर्टिलिटी, कपल्स एंड मैरिजेबल ग्रुप को पहले निकाला गया, उनसे एजुकेट करने की सारी चीज़ें रखी गई। केयर्स में बात करते हैं, जिसमें प्रेगनेंट मदर की केयर होनी चाहिए, पोस्ट नेटल की केयर होनी चाहिए, चाइल्ड्स की केयर होनी चाहिए। अगर जो अवेयरनेस नहीं था, जिससे क्या हुआ, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन हो गई, और जिसकी वजह से सोशल एविल्स, जिसमें सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स वगैरह बढ़ गए। इसीलिए इसे रोकने के लिए, कॉन्शियस हेल्थी सोसाइटी बनाने के लिए हमें अवेयरनेस की आवश्यकता पड़ी। इम्प्लांटेशन एक्शन प्लान से क्यों रिक्वायर हुआ? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ दी जाती थी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होते थे, मैटरनल सपोर्ट होती थी, जिससे एसेंशियल हो सके, मेडिकल असिस्टेंट केयर हो सके, जिसमें प्रेगनेंसी, डिलीवरी, स्टडी, एब्जॉर्प्शन एंड कंट्रासेप्टेशन, मेंस्ट्रुअल प्रोब एंड इनफर्टिलिटी ETC के बारे में सारी जानकारी दी जा सके। और टाइम टू टाइम बेटर टेक्निक लाने के लिए न्यू स्ट्रेटजी बनाई गई, जिससे एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस बढ़ सके। नेक्स्ट टॉपिक अपना है इम्यूनोसिंथेसिस। इसमें क्या होता था? फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता था, जो आल्सो टेस्ट किया जाता था, किसके लिए? जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, जिसमें आप पता कर सकते थे कि आने वाले बेबी में डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी कोई चीज़ें तो नहीं है। पर इसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से फीमेल फर्टिसाइड मेंसेस के केस बढ़ गए, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से मेल को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाने लगी एंड फीमेल को कम दी जाने लगी। इसके लिए इसे इंडिया में बैन कर दिया गया। और रिसर्च की बात करें तो सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल होती थी। एक सहेली ओरल कंट्रासेप्टिव फीमेल की, जो CDR लखनऊ द्वारा बनाई गई थी।
नेक्स्ट अपना आ जाता है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल वर्ल्ड एंड इंडिया दोनों में देखते हैं। 2 बिलियन इन 1900 में पूरी थी, तब हमारे यहाँ जो इंडिया में 315 मिलियन से इंडिपेंडेंस थी। हमारे 2011 में जब 7.2 बिलियन थी वर्ड्स की, तब हमारे यहाँ इंडिया में 1.2 बिलियन थी इन 2011 में। ओके, इसके कारण की बात कर लेते हैं, जिसमें रैपिडली क्या हुआ, डेथ का रेट कम हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी MMR कम हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज रिप्रोड्यूसिबल एज के पीपल्स जो थे उनकी नंबर बढ़ने लगी। इसकी वजह से डेथ रेट MMR IMMR घटने लगा और इसी की वजह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। एक आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड किसे बोलेंगे, एक यानी कि एक कंट्रासेप्टिव मेथड जो है वो कैसा होना चाहिए, एक यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, नो आर लिस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, नो डिस्टर्ब सेक्सुअल ड्राइव होना चाहिए। अब देखते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड में क्या कौन कौन से मेथड आते हैं। एक आता है नेचुरल ट्रेडिशनल, इंजेक्शन, आईओडीज, बैरियर, इम्प्लांट्स, ओरल कंट्रासेप्टिव एंड सर्जिकल मेथड। इनमें चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला आ जाता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड जिसमें अवॉइडिंग ओवम एंड स्पर्म मीटिंग को नेचुरली यानी कि ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग को रोका जाता था, जिसमें पीरियोडिक एफिस्टेंस आ जाता था, विथड्रॉल एंड कोइटस इंटरप्ट आ जाते थे, लैक्टेशनल एमोनोरिया आ जाता था, जिसमें पीरियोडिक एफिस्टेंस में क्या हो जाता था, नो एवोल्यूशन, नो फर्टिलाइजेशन, विथड्रॉल में एवॉइड एजुकुलेशन, एवॉइड इंसेमिनेशन, और ये लैक्टेशन एमोनोरिया में क्या हो जाता था, मदर वेस्ट फेड्स चाइल्ड नो कंसेप्शन। नेचुरल मेथड्स में क्या था, जो मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती थी, बट साइड इफेक्ट इसमें बहुत कम होता था, बट जिसके फेलियर के चांसेस बहुत हाई होते थे। नेक्स्ट अपना है बैरियर मेथड, जिसमें क्या, इसमें भी ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग को एवॉइड किया जाता था, मीटिंग को, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों आ जाते थे। इसमें आ जाता है फर्स्ट कंडोम्स एंड डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वाल्स। कब अगर कंडोम्स की देखें तो ये थिन रबर एंड लैटेक्स शीट्स के बने होते हैं, जो कवर बाई कोइटस, पेनिस, वेजाइना एंड सर्विक्स में लगाए जाते हैं। डायफ्राम की बात करें, ये रिड्यूस रबर होते हैं, इंसर्टेड इनटू फीमेल कवर सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। कंडोम्स की बात करें, नो एजुकेटेड सीमन, नो कंसेप्शन, नो स्पर्मेंट्री एंड नो कंसेप्शन, ये डायफ्राम में होगा। और इंडिया में मिलने वाला सबसे इफेक्टिव कंडोम जिसे निरोध बोलते हैं, जो पॉपुलर मेल कंडोम होता है, जो आल्सो प्रोटेक्टिंग STD एंड एड्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी हमें प्रोटेक्टिव करता है। बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम जो सेल्फ इंसर्टेड होते हैं एंड डिस्पोजेबल होते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है अपना IUD मेथड, जिसमें इंट्रायूटेरियन डिवाइस बोलते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है कंट्रासेप्टेशन इन इंडिया फॉर फीमेल्स के लिए। ये किसी इंसर्टेड करवाया जाता है किसी एक्सपर्ट नर्स एंड डॉक्टर्स के द्वारा, इसे आप खुद नहीं कर सकते। ये क्या करता है, डिले कर देता है प्रेगनेंसी एंड स्पेस चाइल्ड, जो चाइल्ड के बीच में गैप करना चाहते हैं वो पार्टनर्स के लिए भी ये यूज किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल कॉपर टी वगैरह आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स होते हैं, जिसमें आ जाता है IUD नॉन मेडिटेड IUD, जिसमें लिप्स लूप आ जाते हैं। कॉपर रिलीजिंग IUD में कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 आ जाता है। हार्मोन रिलीजिंग IUD बात करते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरेट एंड LNG-20 आ जाता है। नेक्स्ट मेथड आ जाता है अपना ओरल कंट्रासेप्टेशन, जिसमें टेबलेट्स ली जाती थी, पिल्स लिए जाते थे, जो जिसमें प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन दोनों होती थी, ये फीमेल्स को दी जाती थी। ये हर फीमेल 21 डेज लेती थी, पर 7 डेज के बाद उसमें गैप किया जाता था। बट सहेली जो CDR लखनऊ के द्वारा बनाई गई थी, जो ये क्या कहते थे, स्टेरॉयडल पाइल्स थे, जो हफ्ते में एक बार लेनी होती थी। इसके फ्यू साइड इफेक्ट थे और हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू थी। अगला अपना मेथड आ जाता है जिसमें इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इसमें भी प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन के इंजेक्शन दिया जाता था फीमेल्स को। अगर इसके बाद भी आपको न फायदा हो तो 72 आवर्स के अंदर आपको IUD इमरजेंसी केस में करवानी होती थी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे MTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ये क्या करते थे, रिड्यूस कर देती थी मैटरनल मोर्टेलिटी को एंड इलीगल एबॉर्शन को। ये फर्स्ट टाइम 12 वीक्स के अंदर अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो 12 वीक्स के अंदर 1 रजिस्टर करवाना पड़ता था, और अगर 12 वीक्स से ज़्यादा और 24 वीक्स से कम होती थी तो इसमें 2 रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिस नर्सर्स के द्वारा करवाया जाता था।
नेक्स्ट अपना आ जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे STD वगैरह बोलते थे। ये क्या इन्फेक्शन करता था या डिजीज होता था बाई सेक्सुअल इंटर सोर्स के द्वारा। STD के टाइप्स देख लेते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला, वायरल के द्वारा होने वाला और प्रोटोजोन के द्वारा होने वाला। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला गोनेरिया, सिफिलिस एंड क्लाइमोडाइसिस होता था। वायरल के द्वारा होने वाला जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स एंड हेपेटाइटिस बी वायरस, और सबसे मोस्ट डेंजरस वायरस HIV एड्स होते हैं। प्रोटोजोन के द्वारा होता है ट्राइकोमोनेसिस। इसमें नॉट क्यूरेबल जो होते थे, सब ये STD हो जाए पर क्यूरेबल होते हैं, बट तीन ऐसे होते हैं जो नॉट क्यूरेबल होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV। इसके बाद वाले जो जितने टॉपिक्स हैं वो आप NCERT से कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत थ्योरेटिकल है। उसमें जस्ट NCERT की लाइन पूछ ली जाती है। तो हमने पूरे चैप्टर को मात्र 10 मिनट में करवाने की कोशिश की है। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।